हेलो, मैं पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 3 की स्टूडेंट्स के लिए 6th पेपर में एकांकी की परिभाषा, स्वरूप और उसके तत्वों के विषय में चर्चा करूंगी। एकांकी ये एक नवीनतम विधा है गद्य की और इसका आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ। एकांकी जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक अंक, एकांकी एक अंक। जैसे उपन्यास बहुत बड़ा कथा है और उससे छोटा कहानी होता है, वह उसी प्रकार नाटक का छोटा रूप लोग मानते हैं कि एकांकी है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इसे स्वीकार नहीं किया। प्रारंभ में ये माना गया कि नाटक का छोटा रूप एकांकी है। वास्तव में एकांकी बिल्कुल गद्य की नई विधा है और इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। और ये भी मानते हैं कि एकांकी का लिखा जाना एक समय की मांग है, क्योंकि नाटक जो होते हैं वो कई अंकों के होते हैं, विस्तृत होते हैं और उन्हें देखने में काफ़ी समय लगता है। कई अंक के होते हैं तो काफ़ी विस्तृत होता है वो, लेकिन एकांकी एक अंक का होता है, छोटा होता है। और आज के जब व्यस्ततम समय में मनुष्य के पास किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो नाटक को लंबे रूप में देखे। वैसे देखने वाले देखते हैं और बहुत सारे नाटक हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग देखते हैं, लेकिन एकांकी का जो आविर्भाव है वो इसीलिए हुआ कि आज के यंत्र युग में लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो जाकर बड़े बड़े नाटकों को देखें, तो एकांकी का आविर्भाव इसके लिए भी मानते हैं। और ये जो इस एकांकी में अभिनय होता है, एकांकी यानी नाटक का छोटा रूप, अगर आप ये मान के चलें, एक अंक वाला नाटक, एकांकी में एक अंक होता है, इसीलिए इसे एकांकी कहते हैं। और ये एक अंक वाला नाटक है जिसमें संगीत भी होता है, कहानी भी होती है, अभिनय भी होता है और संवादों का आनंद भी होता है। कहानी में आप संवाद का आनंद उतना नहीं ले सकते हैं। और ये एक दृश्य काव्य है, हम इसे देखते हैं और उस माध्यम से इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वास्तव में ये जो एकांकी है ये पश्चिम की देन है। पश्चिम में प्रारंभ में जब लोगों के पास इतना समय नहीं था कि वो नाटक देखें, बड़े बड़े नाटक देखें, तो उस समय उन्हीं बड़े बड़े नाटकों के बीच छोटे छोटे नाटक खेले जाते थे जिन्हें कर्टेन रेजर्स कहा जाता था। वही कर्टन रेजर्स महायुद्ध के बाद एकांकी के रूप में हमारे सामने आया और परिस्थितियों ने इसे बढ़ने में बहुत योगदान दिया। एकांकी की परिभाषा अनेक नाटककारों ने, हिंदी के नाटककारों ने दी है और उस परिभाषा के माध्यम से हम एकांकी को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ उन्हीं के शब्दों में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जब समस्त जीवन अथवा जीवन के विस्तृत भाग की अपेक्षा उसके केवल एक भाग या भावना के चित्रण की आवश्यकता पड़ती है, तो एकांकी नाटक की रचना की जाती है। आप इसको इस तरह समझिए कि किसी भी विषय के अगर एक भाग का चित्रण किया जाए, जैसे राम के ऊपर जब पूरा एक रामायण लिखा गया, रामचरितमानस लिखा गया, तो वो एक महाकाव्य बन जाता है। लेकिन जब हम उनके एक किसी गुण को लेकर अगर लिखें तो वो खंड काव्य बन जाता है। उसी तरह अगर हम चंद्रगुप्त के पूरे जीवन काल के विषय में लिखते हैं तो वो एक नाटक बन जाता है, बड़ा नाटक बन जाता है। लेकिन अगर उनके जीवन के किसी एक विशेष गुण को लेकर हम कोई नाटक छोटा लिखें तो वो एकांकी कहलाएगा। उनके विशेष गुणों को लेकर, उनके चरित्र की विशेषता को लेकर अगर हम लिखते हैं, उस भावना को व्यक्त करते हैं, तो वो नाटक एकांकी कहलाता है। अब यहाँ जो है इसमें भावना और घटना दोनों होती है, लेकिन भावना को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है, क्योंकि बहुत थोड़े समय में हमें प्रभाव डालना होता है।
उस नाटक के माध्यम से, उस एकांकी के माध्यम से, जो एकांकीकार है वो प्रभाव डालता है लोगों पर बहुत छोटे समय में, कम समय में। इसलिए घटना के साथ साथ प्रभाव को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसकी भावना को भी बहुत महत्व, प्रभाव डालने के लिए भावना को बहुत महत्व देते हैं। इसी प्रकार सेठ गोविंद दास ने कहा कि विचार, संघर्ष, कथानक आदि नाटक के मुख्य तत्व हैं, किंतु प्रभाव एकता को वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सेठ गोविंद दास का ये मानना है कि कथानक तो चाहिए, संघर्ष भी चाहिए और विचार भी चाहिए, लेकिन जो प्रभाव है, जो प्रभाव की एकता है, भावनाओं को जो प्रदर्शित करने का तरीका है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विष्णु प्रभाकर की दृष्टि में एकांकी नाटक का छोटा रूप नहीं है। अभी हमने कहा ना कि नाटक का छोटा रूप के रूप में इसे मान्यता मिली। कर्टेन रेजर्स जो होता था, वो जब बड़े नाटक होते थे उसके बीच बीच में जो छोटे नाटक होते थे उनको कहा जाता था कर्टेन रेजर्स। लेकिन यहाँ विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि नाटक जो है वो उपवन के समान है और एकांकी गमले के समान, गमले के फूल के समान। अब अगर गमला उपवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने आप में क्या है, वो पूर्ण है, वो उसका हिस्सा नहीं है उपवन का, अपने आप में पूर्ण है। इसी प्रकार जो एकांकी है वो नाटक का छोटा रूप नहीं माना जाना चाहिए, ये विष्णु प्रभाकर कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। तो ये जो एकांकी है वो अब रामचरण महेंद्र का विचार है कि एकांकी मानव जीवन या समाज के एक पहलू या उद्दीप्त क्षण का चित्र है। इसका निर्माण एक आधारभूत मुख्य विचार, विशेष समस्या, एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही महत्वपूर्ण घटना, विशेष परिस्थिति पर ही हो सकता है। एक घटना, एक चरित्र, एक विशेष समस्या, एक विशेष मुख्य विचार, ये सारी चीजें एकांकी की मुख्य चीजें हैं। ये होना ही है, उसमें एक ही विचार होगा, एक ही समस्या होगी, एक ही सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य होगा उसका, वो कहलाता है एकांकी। तो इन परिभाषाओं से जो एकांकी का वास्तविक स्वरूप निकलता है वो ये है कि जो एकांकी है वो अपने आप में पूर्ण है, आधुनिक विधा है, और प्रारंभ में इसे यद्यपि नाटक का लघु संस्करण माना गया था, लेकिन बाद में साहित्यकारों ने कहा कि यह ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दोनों में काफी अंतर है। दोनों जो नाटक के रूप हैं इनमें काफी अंतर है, और साहित्य के इस नाट्य प्रधान रूप के द्वारा मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य और एक भाव की कलात्मक व्यंजना करता है। इस बात पे ध्यान दीजिए, एकांकी का मतलब एक चरित्र, एक पक्ष, एक कार्य और एक परिप्रकाश और एक भाव। अब जैसे किसी की जीवन में वीर कोई पुरुष है, यदि हम उसकी सिर्फ वीरता का वर्णन करते हैं तो वो एकांकी माध्यम से हम कर सकते हैं, यानी एक भाव, वो उसकी वीरता, ठीक है। कोई एक समस्या, जैसे दहेज की समस्या, इसको लेकर एक रीढ़ की हड्डी के नामक कहानी एकांकी लिखी गई, उसमें केवल एक ही समस्या को उठाया गया, वो थी दहेज की समस्या। कोई दूसरी समस्या उसके अंतर्गत नहीं थी, ना तो गरीबी थी, ना तो कोई आधुनिक सोच थी, ना कुछ भी था। उसमें सिर्फ एक समस्या को लिया गया और उसको चाहे वो नायक और नायिका के अपनी सोच के अनुसार वो एकांकी बढ़ती है और वो अंत में उसी समस्या को लेकर समाप्त होती है। तो ये है एकांकी का स्वरूप, ठीक है। अब आप देखते हैं, हम परिभाषा हमने बता दी, स्वरूप बता दिया, और अब है उसके तत्व। जैसे कहानी के 5 तत्व माने जाते हैं, उपन्यास के 5 तत्व माने गए हैं, कथानक, कथोपकथन, पात्र चित्रण, ये सारी चीजें कहानी में भी होती हैं, उपन्यास में भी होते हैं। इसी तरह एकांकी के भी ये मुख्य तत्व हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अनेक अन्य तत्व भी हैं। इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संकलन त्रय, संघर्ष, अभिनेयता और प्रभाव की एकता या उद्देश्य। उद्देश्य तो होगा ही, बिना उद्देश्य के ना कोई
नाटक लिखा जाता है, ना कोई उपन्यास, ना कोई कहानी। तो कथानक नाटक, उपन्यास और कहानी की भांति इसका एक अनिवार्य तत्व है। एकांकी की कथा वस्तु एक तीव्र अनुभूति से शुरू होती है। जिस समस्या को लेकर एकांकी लिखा जाता है उसकी अनुभूति से ही नाटक एकांकी का प्रारंभ होता है, वो उसकी कथानक का प्रारंभ होता है। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि एकांकी के कथानक का रूप हमारे सामने तब आता है जब आधी घटना बीत चुकी होती है। इसलिए इसके आरंभिक वाक्य में ही कौतूहल और विज्ञान की अपरिचित शक्ति भरी रहती है। कहते हैं एकांकी की कथा वस्तु में एक घटना रहती है और उस घटना के इर्द गिर्द पूरा नाटक लिखा जाता है। तो वर्मा ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये कहते हैं कि जब आधी घटना बीत जाती है तब वो समस्या हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर वो समस्या नहीं दिखेगी और आरंभ से ही सिर्फ घटनाएं होती रहेंगी तो शायद पढ़ने की जो एक रुचि है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए जो एकांकीकार है वो आरंभ में ही कौतूहल जगाने का प्रयास करता है और ये कौतूहल कथानक की एक विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, एकांकी की कथा जीवन के किसी अंग से ली जाती है और वो राजनीति भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, लेकिन उसमें मार्मिकता, संवेदना, परिधि संकोच और प्रभावान्विति जरूर ही होना चाहिए। ये एकांकी के कथानक की मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा है चरित्र चित्रण। एकांकी के लिए चरित्र चित्रण अत्यंत अनिवार्य अंग है, क्योंकि ये एक दृश्य काव्य है, नाटक है। तो इसमें अगर बहुत सारे पात्र रख दिए जाएंगे तो चूंकि एकांकी है, वो छोटा सा नाटक है, तो उसमें अगर इतने सारे पात्र भर दिए गए तो आप पात्रों को ही याद करते रह जाते हैं कौन से पात्र की क्या विशेषता है, किस पात्र ने क्या कहा। लेकिन उसमें यदि कम पात्र होंगे तो उस पात्र पर आपका ध्यान रहेगा। तो जो एकांकी है उसमें पात्रों की संख्या ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पात्रों के होने से जो एकांकी का उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। और पात्रों की मनःस्थिति और उसके रहस्यों का उद्घाटन, जो कथानक है एकांकी का, वो पात्रों की मनःस्थिति से ही बढ़ता है। वो क्या सोचता है उससे ही वो कथा जो एकांकी है वो आगे बढ़ती है। तो घटना से इस एकांकी में अगर देखा जाए तो घटना से ज़्यादा महत्वपूर्ण पात्र होते हैं, उसका चरित्र चित्रण होता है। एकांकी की सफलता के लिए पात्रों की संख्या, सीमित चारित्रिक विविधता और गतिशीलता एक अनिवार्य तत्व है। तीसरा तत्व है कथोपकथन अथवा संवाद शैली। ये जो कथोपकथन या संवाद है वो एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए कि जो चरित्र चित्रण की सफलता तभी संभव है जब संवाद शैली बहुत ही सशक्त होगी। कथोपकथन बहुत सशक्त होगा और संक्षिप्त भी होगा, मार्मिक भी होगा और ध्वन्यात्मक भी होगा। ध्वन्यात्मक होगा, मार्मिक होगा जो दिल को छू लेगा, ध्वन्यात्मक होगा कि वो अपनी बात को पूर्ण रूप से आप तक पहुंचा दे, एकांकी देखने वाले उस बात को अच्छी तरह समझ सके। तो निरर्थक संवाद या निष्प्रयोजन जो संवाद होंगे वो एकांकी की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि एकांकी जो है वो संभाषण के द्वारा ही, आपस में जो पात्र बातचीत करते हैं उसके द्वारा ही उसके कहानी बढ़ती है, उसकी समस्या जो है, उसका उद्देश्य जो है वो सारा कुछ पूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पे कथोपकथन बहुत ही सोच समझकर संक्षिप्त होना चाहिए, मार्मिक होना चाहिए और इतना संप्रेषित होना चाहिए देखने वालों, जो दर्शक हैं वो, और जो एकांकी है वो पाठक, श्रोता और दर्शक, इन सब से जुड़ा होना चाहिए। ये सब एक दूसरे को समझ पाएं तभी एकांकी की सफलता है। तीसरा तत्व है संकलन त्रय। संकलन त्रय का मतलब 3, यानी 3 बातें एकांकी में महत्वपूर्ण हैं
स्थान, समय और कार्य घटना। स्थान, नाटककारों का ये मानना है कि एकांकी जो है वो जितना ही एक ही स्थान पर शुरू हो और एक ही समय पर खत्म हो और एक ही घटना के द्वारा जहाँ समाप्त हो जाए, वो एकांकी ज़्यादा सफल मानी जाती है। विष्णु प्रभाकर ने भी कहा, वो इसके पूरे समर्थक हैं। उनका ये कहना है कि संकलन त्रय अवश्य ही होना चाहिए, उसकी सफलता ही एकांकी की सफलता है। कहते हैं विष्णु प्रभाकर कि जहाँ तक संभव हो उसमें दूसरी बार पर्दा ना उठाना पड़े, कम से कम सेट से काम चल सके तो अच्छा है। यानी एक स्थान, एक समय और एक ही तरह की घटना, ये तीनों चीज़ें जहाँ होंगी वो एकांकी सफल माना जाता है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जैसे जो विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कहा कि इसकी कोई उतनी आवश्यकता नहीं है, स्थान, काल और एकता की निर्वाह किए बिना भी सफल एकांकी की रचना हो सकती है। फिर भी अगर हम देखिए तो एकांकी का अगर सफल एकांकी है, उसके सौंदर्य के वर्धन के लिए ये संकलन त्रय जो है वो आवश्यक माना जाता है। इसके बाद है अभिनेयता। एकांकी एक दृश्य काव्य है, हमने बताया वो नाटक की तरह है, एक अंक का नाटक है, तो ये अभिनय होना चाहिए। नाटक की सफलता होती है कि उसका अभिनय किया जा सकता है, उसे मंच पे अभिनीत किया जा सकता है। इसी तरह एकांकी का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है उसकी अभिनयता। आज कोई भी एकांकीकार जो कुछ भी लिखता है एकांकी में, उसमें वो ये ध्यान रखता है कि ये मंच पर इसे हम उपस्थित कर सकें, इसे मंच पर हम संचालित कर सकें, और इसके लिए उसको भाषा की सरलता, संवादों की मार्मिकता और एकांकी की रंगमंचीयता पर वो ज़्यादा ध्यान रखता है कि ये तभी हो पाएगा जब उसकी रचना में रंग निर्देश और रंगमंच का ध्यान रखा जाए। ऐसी भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, उसे मंच पर अभिनीत किया जा सके, कम से कम पात्र होने चाहिए, संवाद भी वैसे होने चाहिए, तभी एकांकी सफल होता है। इसके बाद है अंतिम उद्देश्य। उद्देश्य चाहे वो मैंने कहा पहले ही कि चाहे नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, एकांकी हो, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो इसी तरह एकांकीकार भी एक किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चलता है और वो उसी उद्देश्य के माध्यम से श्रोता पर या दर्शक पर प्रभाव डालने का प्रयास करता है, और इसमें रचना विधान और उसकी शैली सहयोग देती है। रचना विधान अगर सरल होगा, शैली अगर सरल होगी, संप्रेषित करने योग्य होगी, तो वो ज़्यादा सफल होता है अपने उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाने में। कथानक का आरंभ, नाटकीय स्थल, द्वंद्व, चरम सीमा और उपसंहार जो होता है वो इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है और पाठक के या दर्शक के मन पर प्रभाव डालने में समर्थ होता है। तो ये है एकांकी के तत्व। और आज का जो युग है वो मानव जीवन की व्यस्तता के कारण एकांकी निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि यह छोटी सी रचना दर्शक या पाठक को पूर्ण रूप से रसास्वादन कराती है। तो निश्चय ही आज एकांकी एक ज़रूरत की चीज़ तो है ही और बहुत ही लोकप्रिय विधा है। आधुनिक विधा में इसका स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।